नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम यूपीपीएससी बीईओ प्री 2022 के लिए मॉड्यूल 2 को देखने वाले हैं। किस मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में। इसका मतलब है सेकंड मॉड्यूल जो है हिंदी मीडियम में आपको उपलब्ध हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप वो जाके देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अपना चाहे तो हैंड राइटिंग नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ में चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और इसी के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो वीडियोज़ आपको दिए जा रहे हैं वो टोटली फ्री हैं, तो आप चाहे तो इसके साथ अपनी तैयारी को निरंतर रखने के लिए इसको कंटिन्यू देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए देखते हैं आज के अपने मॉड्यूल 2 को इन इंग्लिश मीडियम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। आप देखेंगे जो भारत का संविधान है वो भारत की सर्वोच्च विधि है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया है? आप देखेंगे कि कोई भी कानून बनेगा अगर भारत में तो उसमें संविधान को मद्देनज़र रखते ही किसी विधि को बनाया जाएगा। ठीक है, द डॉक्यूमेंट लेज डाउन द फ्रेमवर्क दैट डेमोक्रेट्स, आप देखेंगे, फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड, स्ट्रक्चर, प्रोसीड्यूर्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड सेट आउट फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी कंट्री। आप देखेंगे हमारे भारत का जो संविधान है वो सर्वाधिक लंबा और लिखित संविधान है। ऐसा माना जाता है कि जो दस्तावेज है, जो संविधान है, वो संरचना को आकार देता है। जैसे मौलिक राजनीतिक संहिता हो गया, संरचना, प्रक्रिया, शक्ति। आप देखेंगे सरकारी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनके ड्यूटीज़ का सीमांकन करता है, वहीं साथ साथ में क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि डीपीएसपीज, ड्यूटीज़ जो सिटीजन्स की हैं उनके सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों को भी निर्धारित करता है। क्लियर है? इट्स इम्पार्ट, आप देखेंगे, इट इम्पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी नॉट पार्लियामेंट्री सुपरमेसी सिंस इट वॉज क्रिएटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट assembly rather than parliament and was adopted by its people with a declaration in its preamble। आप देखेंगे कि यहाँ पर भारत के लोगों के द्वारा इस संविधान को इसमें दी गई प्रस्तावना में एक घोषणा के साथ इन्होंने अपनाया था। भारत की जो संसद है वो भारतीय संविधान की अवहेलना नहीं कर सकती है। सो दैट मीन्स पार्लियामेंट कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ध्यान रखिएगा। इट वॉज अडॉप्टेड, आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो आप देखेंगे जो भारत का संविधान है वो कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो ये सब जो फैक्ट है वो आपके पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एंड बिकेम इफेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। आप देखते हैं कि अपनाया गया था उसे 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। इफेक्ट पे कब आया था ये? 26 जनवरी 1950 को। अब देखते हैं कि देश के जितने मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में संविधान ने भारत शासन अधिनियम 1935 का स्थान लिया था। The Government of India Act 1935 as the country's fundamental governing document and the dominion of India became the Republic of India। अभी तक जो आप देखते थे कि जो हमारा एक कहते हैं कि इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो भारत का जो अधिराज है वो संप्रभु भारतीय गणराज्य बन गया। मतलब पहले हम किसी के अधीन थे, मतलब हम पे कोई शासन करता था, अब क्या हो गया, हम संप्रभु हो गए। दैट मीन अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी अपने डिसीजंस होंगे वो हमारे खुद के होंगे, किसी के थोपे हुए नहीं होंगे और हम किसी के अंडर में वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखते हैं कि यहाँ पर देखेंगे संविधान के निर्माताओं ने, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो संविधान के निर्माता हैं उन्होंने देखेंगे कि 395 आर्टिकल्स हमें दिए हैं जो ब्रिटिश संसद के पूर्व के अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया है। यहाँ पर तब यह कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये आर्टिकल्स आपको हमें दिए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया इज अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड एश्योर्स इट्स सिटीजन्स जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड endeavors to promote fraternity, and the original 1950 constitution is preserved in a helium filled case at the parliament house in the New Delhi। देखिए
यहाँ पर जो ये वर्ड दिए गए वो इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पर संप्रभु, समाजवादी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और यहाँ पर लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई कि लोकतांत्रिक गणराज्य इसको घोषित किया गया। किसको? संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। और अपने सभी नागरिकों को न्याय हो गया, जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गया, लिबर्टी हो गया, ठीक है, इन सभी की जो है इन सभी को देने का एक आश्वासन देता है। तो देखेंगे यहाँ पर आप जब अपना प्रियम्बल देखते हैं तो उसमें देखेंगे इन सारे शब्दों का प्रॉपर जो है यूज़ किया गया है, कितने प्रकार के न्याय होते हैं, किस प्रकार की समानता की बात करता है, कितनी स्वतंत्रताओं का आश्वासन देता है, वहाँ पर सब मेंशन है। आप जाके लिखिएगा और उसे रट लीजिए, अपनी दीवार पर आप लगा लीजिए, अपने प्रेमर को रट लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उसका इस्तेमाल आप मेंस आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं। और मोस्टली ऐसा देखा गया है कि आपके इंटरव्यूज़ वगैरह जो यूपी की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ यूपी PCS या यूपी PCS से संबंधित आप देखेंगे जो आपका कंडक्ट कराते हैं, उसमें काफ़ी बार इंटरव्यू में आपके प्रियम्बल के से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। आप देखते हैं द ओरिजिन इन 1950 कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिजर्व्ड इन हेलियम फील्ड केस। देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। 1950 में बने संविधान की जो मूल प्रति है वो संसद भवन में दिल्ली में हीलियम से भरे केस में सुरक्षित करके रखा गया है, ठीक है। आइए, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब देखेंगे जो भारत का संविधान का जो विकास हुआ, इसके चरण क्या क्या थे, किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरा है, किन किन चरणों से होकर गुजरा है, तब हमें भारत का संविधान मिला है। तो हर विकास के चरण होते हैं कुछ ना कुछ। तो देखते हैं भारतीय संविधान को मिलने के एक चरण क्या थे। जैसे देखेंगे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में 1600 में व्यापार करने वो कंपनी भारत में आई। फिर देखते हैं महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा उन्हें भारत में जो है ट्रेड करने के लिए या व्यापार करने के लिए एक विस्तृत अधिकार उन्हें दे दिए गए थे, ठीक है। कब दे दिए गए थे? फिर आप देखेंगे कि कंपनी जो थी वो अभी तक क्या करती थी, सिर्फ व्यापार तक ही कार्य करती थी। लेकिन फिर देखते हैं यहाँ पर 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी मामले हैं, यहाँ पर देखा गया दीवानी मामले हैं, यानी कि राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकारों की यहाँ पर बात की गई है। फिर अधिकार उनको प्राप्त कर लिए इन्होंने यहाँ पर। इससे पहले आप देखते हैं जब अगर हम बात करें 1765 से पहले की, अगर 1757 की यहाँ पर मैं बात करूँ प्लासी के युद्ध की, प्लासी का जो वॉर हुआ था उसमें क्या हुआ था, इसमें सिर्फ वो राजस्व से संबंधित ही सारे अधिकार उनको देखते थे। इसके अलावा जैसे यहाँ पर दे रहा है दीवानी न्याय, इन सब चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देते थे। इसके बाद क्या हुआ, बक्सर का युद्ध जब यहाँ हुआ, इसके पहले देखेंगे जस्ट 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार भी इन्होंने प्राप्त कर लिए यहाँ पर, ठीक है। फिर देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हुआ था आपका विद्रोह, सिपाही विद्रोह, जो सिपाही म्यूटिनी जो आपका हुआ था 1858 में। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ब्रिटिश ताज ने भारत के प्रशासन का उत्तरदायित्व डायरेक्टली अपने हाथों में ले लिया और 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक कंटिन्यू आप देखेंगे ये जो उन्होंने अपना जो रूल करना शुरू किया था वो अपने किसके, ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया 1858 के विद्रोह के बाद आप देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1947 तक कंटिन्यू ये रहा। अब इसके बाद देखते हैं द पीरियड ऑफ हिस्टोरिकल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फेज 1, फेज 2। व्हाट इज फेज 1? एक्ट्स पास अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 टू 1858, ठीक है। इसके बाद अब इस अधिनियम के अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पर सारा ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित सारे अधिनियम पारित किए गए। एक्ट पास अंडर द क्राउन रूल, यहाँ पर ब्रिटिश संसद, यहाँ क्राउन की बात करा है, ब्रिटिश संसद की बात करा है। 1858 से 1947 तक यहाँ पर जितने भी अधिनियम पारित हुए वो इससे संबंधित थे, क्लियर है। एक्ट पास अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 टू 1858 तक हम यहाँ पर सारे एक्ट देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल रेगुलेटिंग एक्ट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर एग्जाम, सो प्लीज फोकस। आप देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था वो समझिए यहाँ पर, ठीक है। उसका एम क्या था, ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों था। देखेंगे कि यहाँ पर कंपनी के कार्यों को भारत और इंग्लैंड में दोनों के स्थानों पर नियंत्रित करना था। इसके लिए जहाँ एक तरफ इंग्लैंड में मौजूद कंपनी की प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन लाया गया, वहीं क्या हुआ, भारत में भी कंपनी के शासन में हस्तक्षेप किया गया। किसके द्वारा किया गया? ब्रिटिश रूल के द्वारा, ब्रिटिश ताज के द्वारा किया गया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि इट मार्क्स द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द कंपनी एंड सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, ध्यान दीजिएगा, पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इंटर्म इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज बिजनेस। यहाँ देखेंगे कि पहला कदम था जब 1773 से लेकर 1853 तक शासन का केंद्रीकरण हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया, ठीक है। केंद्रीकरण हुआ। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? लॉर्ड नॉर्थ हुआ करते थे। और इस अधिनियम ने पहली बार संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। फिर देखते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, जो गवर्नर था, बंगाल के जो गवर्नर हुआ करते थे, अब बंगाल के जो गवर्नर हुआ करते थे अब वो किस में कन्वर्ट हो गए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
यानी कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए वहाँ क्या, उसकी हेल्प करने के लिए देखेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ दिस असिस्ट हिम। यहाँ पर 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और ऐसे पहले गवर्नर कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो ये सब जिसमें फर्स्ट एंड इसकी बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, पीछे के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव, इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेट टू द Governor General of Bengal. By this, the Governor of Madras, Bombay came under the Governor General of Bengal. आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, इस अधिनियम जो एक्ट आया इसमें क्या हुआ कि बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए, जबकि सभी प्रेसिडेंसी देखेंगे कि सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे यहाँ पर। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे इस अधिनियम ने क्या किया, कलकत्ता में 1774 में आप सुप्रीम कोर्ट की एक स्थापना की गई। प्रावधान किया गया जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अन्य उसके न्यायाधीश इसमें शामिल थे। और सबसे पहले आप मुख्य न्यायाधीश अगर पूछा जाए तो सर एलिजा एम्फे जो है इस न्यायालय के सबसे पहले न्यायाधीश थे। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और यदि मैं पूछूं कि अभी प्रेजेंट टाइम में आप बता सकते हैं कि कौन से चीफ जस्टिस और कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और उनका नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम engaging in any private trade or accepting presents of bribes from the natives। आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ कि कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से गिफ्ट्स लेने पर और रिश्वत लेने पर इस पर प्रतिबंध बैन कर दिया। और इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण करना इन्होंने शुरू कर दिया, उसको सशक्त कर दिया। अब क्या हुआ, कंट्रोल ओवर द इंडियन अफेयर्स, भारतीय मामलों पर नियंत्रण कैसे होने लगा। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश कैबिनेट was the empowered to the exercise control over India affairs। भारत देखेंगे कि पहली बार इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दे दिया गया। अब बंगाल के प्रशासन गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली परिषद के द्वारा चलाया जाने लगा था यहाँ पर। ठीक है, अब क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। ये सेटलमेंट मतलब किसी चीज़ को सेटल करने की यहाँ पर बात की जा रही है, वो क्या है देखिए। इट एक्सेम्प्ट, आप देखते हैं, इट एक्सेम्प्ट जो है वो द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल द servant of the company from the jurisdiction of the Supreme Court for the act done by them in their official capacity. It excluded the revenue matters and the matters arising in the collection of the revenue from the jurisdiction of the Supreme Court। यहाँ पर इसमें मोटा मोटा हमें क्या समझना है कि इस कानून के द्वारा क्या हुआ, गवर्नर जनरल और काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से वरी कर दिया, उन्हें मुक्त कर दिया। क्योंकि यहाँ पर जब ऊपर जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे उन्होंने कहा भाई आपने सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया, उसके पास भी सारे पावर है, तो अब वो हमें बैन करने लगा है कुछ कुछ चीज़ों में। भाई पावर तो हमें भी है, तो हमें बैन क्यों किया जाता है कुछ कुछ चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो वो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, आपको कुछ चीज़ें हैं वो माननी पड़ेगी, सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, फिर यहाँ पर उनके ऐसे कृत्यों के लिए उन्हें पद धारण के अधिकार से जो थे वो दिए गए। इसी प्रकार कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उनको भी कार्य करने के दौरान की गई जो कार्रवाइयों के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से फ्री कर दिया गया। आप देखेंगे यहाँ पर कि इस कानून में राजस्व जो रेवेन्यू संबंधी मामले थे और जो रेवेन्यू की कलेक्शन थे उससे जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं इस समय पे कितनी डाउन थी। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं इन्होंने एक चीज़ और की। यहाँ पर देखेंगे कहा गया कि अब न्यायालय जो है वो हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं को और मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के जो मामले हैं उनको जो है वो तय करेगा, उसके आधार पर तय करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से फूट डालना शुरू कर दी कि हिंदू मामले, हिंदू के जो निजी मामले उनके निजी कानून से होंगे तय। ठीक है, और मुसलमानों के मुस्लिम वर टू बी टाइड अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदन लॉ। ठीक है, इट लेड डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। इस कानून के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सुप्रीम कोर्ट में हो। देखिए क्या बड़ा चेंज आया है यहाँ पर। इट एम्पावर टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड द काउंसिल्स। इस कानून में गवर्नर जनरल काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय और देखेंगे काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने की जो है वो अधिकृत कर दिया गया, वो उनके जो है एम्पावर्ड उनको कर दिया गया। ठीक है,
देखिए अब यहाँ पर एक नया एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, वेरी इंपॉर्टेंट। जब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कुछ कमियां थी, इनके अनुसार कुछ कमियां थी इस एक्ट में, ठीक है। अब उनको कमियों को दूर करने के लिए क्या किया इन्होंने, यहाँ पर इनको लगा भाई अब कुछ कमियों को जो है वो दूर किया जाए, ब्रिटिशर्स को लगा या ब्रिटिश सरकार को लगा, क्यों, अमेरिकी उपनिवेश तो खो ही चुके थे, तो उसके बाद उनको लगा कहीं ऐसा ना हो इंडिया से भी हमारा उपनिवेश खत्म हो जाए। तो अमेरिकी उपनिवेश खोने के बाद इन्होंने भारत में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने यह अधिनियम बनाया। इसके तहत कंपनी पर सरकार का एक एकदम स्पष्ट नियंत्रण हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर उनका नियंत्रण होना शुरू हो गया। तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ कि इंग्लैंड में 6 सदस्यों का एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा, इट इज अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होने लगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर गवर्नर, इसके कानून के गवर्नर जनरल और काउंसिल को माफ़ी चाहती हूँ, इसमें देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में एक्चुअली ये था कि वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच एक डिवीजन जो है वो क्लियर कर दिया इन्होंने बताया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को आप देखेंगे कि वाणिज्यिक मुद्दों का प्रबंधन करने की अनुमति दी गई, लेकिन वहीं पर पॉलिटिकल जो मुद्दे हुआ करते थे, कॉमर्शियल अफेयर्स के अलग जो पॉलिटिकल अफेयर हुआ करते थे, उसके प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय बना दिया गया, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ, इस अधिनियम ने डुअल सिस्टम, डुअल गवर्नमेंट की यहाँ पर जो है वो नींव रख दी, उसकी व्यवस्था स्थापित कर दी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप देखेंगे कि डुअल गवर्नमेंट की यहाँ बात की गई, तो द्विसदनात्मक जो आप देखेंगे कि द्वैध शासन की जब बात आएगी तो शुरुआत आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से देखने को मिल जाती है। अब आप यहाँ देखेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत में दीवानी और आप देखते हैं कि इसमें प्रशासनिक और राजस्व यानी कि रेवेन्यू की ब्रिटिश संपत्ति की निगरानी और निर्देशन, उनके डायरेक्शन करने का राइट जो है इस अधिनियम ने दे दिया था, क्लियर है। अब इस अधिनियम के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ, देखिए कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, काउंसिल थी, उसकी सदस्यता को घटाकर 3 सदस्य इसमें कर दिए गए, 3 सदस्य तक कर दिया गया इसको। इस एक्ट ने जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीधे नियंत्रण में ला दिया। भारत में ब्रिटिश कंपनियों के क्षेत्र को अब भारत में स्थापित ब्रिटिश अधिकार कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, ब्रिटिश प्रोसेसन इन इंडिया, यानी कि भारत में स्थापित ब्रिटिश अधिकार कहा गया था। फिर क्या हुआ, 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें देखेंगे कि मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर की परिषदें स्थापित कर दी गई और इस टाइम तक क्या हुआ, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, विलियम पिट्स थे। तो ध्यान रखिएगा इस टाइम ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, विलियम पिट्स थे। इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया है इसमें देखते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्ट ऑफ व्हाट इज़ द एक्ट ऑफ 1786। ये 1786 का जो अधिनियम था, इसमें क्या हुआ कि जो हमारे आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के जो कार्यालयों को एकीकरण की अनुमति दे दी गई यहाँ पर, ठीक है। इट गिव्स ओवर राइडिंग पावर्स टू द गवर्नर जनरल ओवर हिज काउंसिल इन एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशंस। तो इसने असाधारण परिस्थितियों में, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्होंने एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशंस में गवर्नर जनरल को उनकी काउंसिल पर कुछ अधिभावी शक्तियाँ प्रदान कर दी गई, ओवर राइडिंग पावर्स इनको दे दिए गए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को इसमें पावर्स दे दिए गए, ओवर राइडिंग। 1786 में आप देखेंगे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा 1786 में किसको बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नाउ लेट्स सी, इसने उस यह पद स्वीकार करने की कुछ अब कंडीशंस दे दी। ही प्लेस टू डिमांड्स टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट कंडीशन थी ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। He would also be the commander-in-chief. Lord Cornwallis was appointed as Governor-General and Commander-in-Chief in India. He is known for having instituted land, judiciary, administrative reforms and recognized the British Army and administration. He had a demand that powers of the Governor-General be enlarged to empower him in special cases to override the majority of his council and act on his own special responsibilities. इसको अभी हम समझेंगे। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि 2 शर्तें रख दी कि भैया ये पद हम तभी स्वीकार करेंगे जब आप किसी विशेष मामलों में अपने काउंसिल के निर्णयों को जो है वो ओवर इसमें क्या लिखा था कि इसमें ओवर जो उनकी पावर की बात करा है, ओवर राइडिंग पावर की, वो मिल जाए इनको, ठीक है। उसे मानने का अधिकार हो, ना मानने का अधिकार दोनों का हो। उसे सेनापति अथा कह सकते हैं कि कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के रूप में उनको वहाँ पर जो है सेलेक्ट किया गया, चयन किया गया। उन्हें भूमि न्यायपालिका प्रशासनिक सुधारों की स्थापना करने, ब्रिटिश सेना प्रशासन को दोबारा से गठित करने के लिए इनको लिया जाना था, इनको जाना जाता है। इनकी डिमांड थी, किनकी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की डिमांड थी कि गवर्नर जनरल की जो पावर्स है उनका दायरा बढ़ा दिया जाए, मतलब अपने पावर्स की बात कर रहे हैं, ताकि वे विशेष कोई स्पेशल ऐसा केस आता है, कोई मामला होता है तो उसमें अपनी काउंसिल के बहुमत को दरकिनार कर या अपनी विशेष जिम्मेदारी पर कार्य कर सकें।
So now let's see. The Act of 1786 was enacted to give him the power of working as both Governor General and Commander in Chief. This is clear. Thus why आप देखते हैं an Act of 1786 Cornwallis became the first effective ruler of British India under the authority of Board of Control and Court of Directors. समझ के लॉर्ड कॉर्नवालिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकार के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला आप देखते हैं प्रभावी शासक बन गया था. Now let's see. Now let's move on the Charter Act of 1793. आप देखेंगे अब इसमें क्या ऐसा स्पेशल था, ये कैसे डिफरेंट था बाकी के आप पहले के जो आपके एक्ट्स आए हुए हैं. तो देखते हैं कि इसमें कंपनी के जो उनके कॉमर्शियल जो एकाधिकार थे, मतलब व्यापारिक जो उनके अधिकार थे, उसको अगले 20 ईयर्स तक इन्होंने कंटिन्यू करने के लिए उनको कह सकते हैं एक्सटेंड करने की बात की. और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का खर्च जो है वो भारतीय खजाने पर आरोपित किया जाएगा. मतलब मज़ेदार बात देखिए, ये काम हमारे यहाँ कर रहे हैं कि उनके जो वर्कर्स उनका पैसा भी हमारे ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो खर्च है वो हमारे ही खजाने से दिया जाएगा. तो यहाँ पर ये चीज़ समझ आ गई. इट एक्सटेंड द ट्रेड मोनोपोली द कंपनी इन द इंडिया फॉर अनदर पीरियड फॉर 20 years. व्हाट आई सेड दैट इट प्रोवाइड्स द कमांडर इन चीफ वाज नॉट बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज अपॉइंटेड. ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की जो अनिवार्यता थी, कंपलसरी था, उसको समाप्त कर दिया बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो. यहाँ पर व्यवस्था दी गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में ही उनको भुगतान किया जाएगा. और देखेंगे कि वरिष्ठ जो उनके सीनियर अधिकारी थे, आप देखेंगे वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन यहाँ पर कंपलसरी था. इस अधिनियम में आप देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि इस अधिनियम में निर्धारित किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को, उनको जो सर्वेंट्स हैं, उनको भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाए. और कंपनी को पर ईयर आप देखेंगे 5 लाख पाउंड का यहाँ पर पेमेंट, उनका भुगतान ब्रिटिश सरकार को करने के लिए कहा गया. यहाँ पर आप देखेंगे इट कंटिन्यू अप टिल 1999, या ये प्रथा जो थी वर्ष 1919 तक कंटिन्यू अनवरत जारी रही थी. ठीक है, सरकार के आवश्यक खर्चों का भुगतान करने के बाद की बात की जा रही है, वो 5 लाख रुपए, 5 लाख पाउंड्स का भुगतान ब्रिटिश सरकार को किया जाएगा. क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 देखिए यहाँ से कैसे पूरी स्टोरी चेंज होने लगी. आप देखेंगे तो समझेंगे इसमें क्या हुआ. इसके तहत क्या हुआ कि कंपनी, आप देखेंगे कि ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, आप इसको समझिए. देखिए क्या लिखा है. इट अबोलिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया. फॉर एग्जाम्पल, द इंडिया ट्रेड वॉज थ्रो ओपन टू ऑल ब्रिटिशर्स मर्चेंट्स. हाउएवर द कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद द चाइना. इट asserted the sovereignty of the British Crown over the company's territories in India. यहाँ पर क्या हुआ कि आप देखेंगे 1813 में कि इस कानून में भारत में कंपनी के जो व्यापार है उसका एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया. यानी कि भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए तो खोल दिया गया, लेकिन इस कानून ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को कंटिन्यू रखा. ठीक है, इसने भारत में कंपनी के जो क्षेत्र थे उस पर ब्रिटिश कानून की संप्रभुता का दावा किया. सॉवरेनिटी की बात कर रहा है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर बोला था ना, दावा किया. इसने लोगों को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी. यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है. ईसाई मिशनरियों को अनुमति दे दी भारत आने की. और इसने क्या किया, भारत में, इस एक्ट ने क्या किया, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों के बीच पश्चिमी शिक्षा, आप देखेंगे वेस्टर्न, इनकी जो यहाँ पर एजुकेशन की बात करें, वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया. पश्चिमी, आप देखेंगे कि इन्होंने पश्चिमी जो उनकी शिक्षा थी उसके बारे में क्या बोला कि पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने एक अलग से प्रोविजन दे दिया यहाँ पर. ठीक है, फिर क्या हुआ यहाँ पर आप देखेंगे, इट अथॉरिटाइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द पर्सन. आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगों को यहाँ पर टैक्सेस की बात करने लगे. देखो, टू ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस. जो टैक्स नहीं पे करते थे उनके लिए भी पनिशमेंट दिया जाने लगा. ठीक है, फिर देखते हैं इसके लिए इन्होंने कहा 1 लाख रुपये अलग से खर्च करने का निर्णय लिया गया. और ये शिक्षा के लिए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत को स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम था यहाँ पर. ठीक है, तो ये यहाँ पर दिखाया गया था कि राज्य का ये पहला कदम था जिसमें 1 लाख रुपये शिक्षा के लिए दिए गए. हालांकि उसको इस तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया था जिस पर्पज से उसको दिया क्या था. राइट, लेट्स मूव अनदर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और सेंट हेलिना एक्ट 1833. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री. सी, इसके क्या तहत क्या होने लगा कि कंपनी का चीन के साथ व्यापार एवं चीन के संबंधित व्यापारिक जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया. इसके बाद क्या हुआ, इस तरह अब कंपनी का जो कमर्शियल जो एकाधिकार था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया. साथ ही आप देखेंगे इंडिया में कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों तक बने रहने की बात कर दी गई थी यहाँ पर.
ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, यही सब चीज़ें दी गई हैं। कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड विद चाइना एंड, ये अभी मैंने बता दिया कि चीन के साथ जो है चीन के साथ जो चाय का व्यापार उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल मिलिट्री पावर। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्ट द इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या होने लगा कि 1833 के एक्ट में कि इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। टर्निंग पॉइंट क्या था, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो हु वाज द फर्स्ट इंडिया गवर्नर जनरल, तो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आप देखिए यहाँ से क्या होता है, डायरेक्ट पीडी के क्वेश्चन बनते हैं। फिर 1833 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सर्वेंट्स के लिए एक ओपन, आप देखेंगे, कंपटीशन की शुरुआत की गई और कहा गया कि इंडियंस को अब कंपनी के तहत किसी भी स्थान, कार्यालय और रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा इनका कहना था सिर्फ पेपर्स में। हालांकि निदेशक मंडल के विरोध के बाद इस जो प्रोविजन था इसको नकार दिया गया, ठीक है भाई, जो प्रोविजन पेपर्स पे है उसको भी इन्होंने क्या किया, निगलेक्ट कर दिया। इट एंडेड द activities of the East India Companies as commercial body, which became a purely administrative body. It provides that the company territories in India were held by in its trust of his majority, his heirs and successors. देखिए क्या कहा गया यहाँ पर कि आप इसको पूरा समझने के प्रयत्न करिए कि 1833 के जो चार्टर एक्ट ने वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्योरली प्रशासनिक निकाय बना दिया, जो उसकी अभी सभी गतिविधियों को समाप्त कर रहा था। और ये प्रदान करता है कि भारत में कंपनी के जो एरियाज़ हैं उनको महामहिम, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला था, महामहिम उसके वारिस उत्तराधिकारियों के भरोसे में रखा गया था। और इसीलिए ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में ये अंतिम कदम था, लास्ट स्टेज था उनका ये केंद्रीकरण का, ठीक है। भारत के लिए एक केंद्रीय विधायिका की शुरुआत हुई क्योंकि इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास के राज्यपालों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया था। और ऐसा पहली बार हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल की सरकार को इंडिया काउंसिल कहा गया। भारत सरकार और उनकी परिषद को क्या कहा गया, भारत परिषद के रूप में जाना गया, ठीक है। आप देखेंगे भारत परिषद के रूप में इसको जाना गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन काउंसिल कहा गया, जाना गया। गवर्नर जनरल उनकी कार्यकारी जो काउंसिल थी उसको पूरे ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश भारत हो गया, देखिए यहाँ से ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियाँ दे दी गई यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, इट एडेड अ 4 ऑर्डिनरी मेंबर टू द गवर्नर जनरल Council for India, who was to be a legal expert in making of law. Lord Macaulay was the first to be appointed as the 4th ordinary member. Law Commission was established under this act for the consolidation and देखेंगे codification of Indian law. It deprived the governors Bombay and Madras of their legislative powers, introduced law members in Governor General Council. ठीक है, इसमें चौथा सदस्य इनको सम्मिलित कर दिया गया। सबसे पहले मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जिसमें भारतीय कानूनों के समीकरण का संहिताकरण के लिए एक एक्ट के तहत किसी कानून या विधि आयोग की स्थापना यहाँ पर कर दी गई। चलिए, नाउ लेट्स मूव द अनदर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। Why this is important? देखिए, this was the last of the series of charter act passed by the British Parliament between 1793 and 1853. ठीक है, it extended the company's rule and allowed it to retain the possession of Indian territories of trust for British Crown. यहाँ पर क्या हुआ आप देखेंगे 1853 में कि आप देखेंगे लास्ट में ये 1793 से लेके 1853 के दौरान ब्रिटिश जो क्राउन था, संसद थी, उसके द्वारा ये पारित किए गए चार्टर अधिनियम की जो स्टेजेस हैं उसके लिए लास्ट एक्ट है। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि इसमें क्या हुआ, कंपनी के शासन का विस्तार किया, उसने ब्रिटिश क्राउन के भरोसे भारतीय एरिया जो इंडियन एरिया था उसका कब्जा बनाए रखने की इसको अनुमति दे दी। और इस एक्ट ने आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ कि इस एक्ट ने क्या किया कि सिविल सेवकों की, यहाँ पर देखिए लिखा है दस कविनेंटेड सिविल सर्विसेज वॉज दस टू ओपन द इंडियन ऑल्सो। अब यहाँ पर सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए ओपन जो है प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू की गई और कहा गया कि भारतीय नागरिकों के लिए भी इसे खोल दिया जाएगा। और 1850 इसके लिए 1854 में मैकाले समिति नियुक्त की गई। तो आपसे जब पूछा जाए व्हाट इज़ मैकाले कमेटी, तो आपको पता होना चाहिए ये सिविल सर्विसेज से रिलेटेड थी कमेटी। तो व्हाट इज़ मैकाले कमेटी, द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड इन 1854। दैट्स इट, ठीक है। इसमें भारतीयों के लिए जो 1854 में खोला गया था। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड द गवर्नर काउंसिल एंड द गवर्नर जनरल काउंसिल। इस अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके बाद आप देखेंगे इसके तहत क्या हुआ कि परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया, जिसमें विधान पार्षद के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि इसने एक अलग गवर्नर जनरल विधान परिषद बनाई है, जिसमें इसका सेंट्रलाइजेशन आप देखेंगे भारतीय विधान परिषद के रूप में जाना जाने लगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें।
में इसमें पहली बार ऐसा हुआ, इट इज इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ है तो प्लीज़ फोकस हियर, फर्स्ट टाइम केंद्रीय विधान परिषद यानी कि भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत कर दी गई। तो रिप्रेजेंटेशन इन द इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, 4 members are appointed by the local government of Madras, Bombay and Bengal and Agra। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, विधि सदस्य में लॉ मेंबर्स, फोर्थ जो चौथा सदस्य था उसका मतदान के अधिकार के साथ पूर्ण सदस्य उसको बना दिया जाता था। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अब क्या हुआ यहाँ पर देखिए 1857 का यहाँ पर सिपाही विद्रोह हुआ। इसके बाद देखते हैं कि ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत सरकार क्षेत्रों और उसके रेवेन्यू की जो पावर्स थी उसको ब्रिटिश ताज में कन्वर्ट कर दिया गया। इसीलिए कहा गया कि महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की सम्राट थी, इस एक्ट के परिणाम स्वरूप भारत की महारानी की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु यानी कि सॉवरेजन की बात करा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल की संप्रभु मतलब सारे निर्णय अब यही लिया करती थी। इम्प्रेस ऑफ इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट पीएम, आप देखेंगे यहाँ पर जो अब इसके बाद हम यहाँ पर समझेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो उस टाइम पे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन डिज़राइली सीधे भारत पर शासन करने वाले ताज के विरोध में थे। अब उसके ऑपोजिट थे ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बट हिज फॉलोज एमपीज डिड नॉट एग्री विद हिज व्यू। द बिल पास द हाउस ऑफ कॉमन्स इजीली। दिस एक्ट मेड इंडिया अ डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी। दिस एक्ट एंडेड कॉन्ट्रोवर्शियल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको समझिए, यहाँ पर क्या हुआ, इस अधिनियम ने विवादास्पद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया। इसे भारत के बेहतर शासन के लिए एक अधिनियम के रूप में जाना जाता है। सो व्हाट इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस इन इंडिया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, ये था। आप देखेंगे फिर क्या हुआ यहाँ पर कि इसमें एक नया कार्यालय बना। गवर्नर जनरल का पदनाम को भारत के वायसराय का पद पर बदल दिया गया। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया और भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली उसके प्रतिनिधि था। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग कौन थे, इंडिया फर्स्ट विक्ट्री ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या हुआ, आते आते क्या हुआ, जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम थी, दो सदन की यहाँ पर जो बात यहाँ पर जो डुअल गवर्नमेंट की बात थी उसको समाप्त कर दिया। उसका पूरी तरह से केंद्रीकरण हो गया। ठीक है, वो सारा ब्रिटिश आप देखेंगे क्राउन के अंडर में सारी चीज़ें आ गई धीरे धीरे। यहाँ पर आप देखते हैं इट एस्टैब्लिश्ड एज 15 member काउंसिल ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया। दिस काउंसिल वॉज एडवाइजरी बॉडी। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। एंड द सिविल सर्विसेज एक्ट आपको बताया 1850 तक। यहाँ पर देखेंगे जो 1858 के कानून का जो मेनली उद्देश्य था, जो एम था उनका क्या था कि प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का उसका नियंत्रण यहाँ हो सके, भारतीय सरकार पर उनका नियंत्रण हो सके। और इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया 1858 का एक्ट कि भाई अब क्राउन के हाथ में चीज़ें चलेगी तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, ऐसा नहीं था। बस वो तरीका था दूसरी तरह से इस सोने की चिड़िया को यहाँ से लूट कर ले जाने का। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव द अनदर सब्जेक्ट। अब हमने क्या जैसे प्रॉमिस किया था आपको, नाउ लेट्स सी द अनदर सब्जेक्ट विच इज़ फिजिक्स। देखिए जैसा कि हमने कहा था आपको हर मॉड्यूल में, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, उसमें आपको दो तीन जो सब्जेक्ट रहेंगे उनसे लेकर आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे ताकि कोई भी चीज़ बर्डन ना फील हो आपको और थोड़ा सा बोरिंग भी ना हो और आप इसके कंटिन्यू नोट्स भी बना सके। तो अभी हमने क्या कवर किया, इसमें पॉलिटी का एक सेगमेंट कवर किया जिसमें अब हम देखने वाले हैं फिजिक्स को। फिर नेक्स्ट हमारा होगा इसमें आई थिंक इकोलॉजी और इन्वायरमेंट होगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर मॉड्यूल में दो तीन सब्जेक्ट से हर पार्ट देखने को मिलेंगे जो आपके नॉट इवन पीटी को, इवन मेंस के भी जो आपका सिलेबस है उसको कवर करते चलेंगे, क्योंकि पीटी और मेंस कुछ अलग अलग नहीं है। कंबाइन करके आप चीज़ों को पढ़ेंगे तभी एक जब आप ब्रीफ में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो छोटे छोटे सेगमेंट्स उसके याद हो जाते हैं। तो नाउ लेट्स सी, फिजिक्स आया है तो सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज साइंस। तो देखेंगे द स्टडी ऑफ एंड द नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉज, दिस इज साइंस। ठीक है, जो भौतिक जगत और प्रकृति के नियमों का अध्ययन और ज्ञान क्या है, विज्ञान होता है। आप समझिए इसमें थोड़ा और इसको समझते हैं। जैसे भौतिक जगत, ये जो बात कर रहा है भौतिक जगत क्या है, इससे हमारा मतलब है कि उस संसार से जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, उन्हें अपनी सेंसेस के द्वारा सेंसेस के द्वारा फील करते, उन्हें एक्सपीरियंस करते हैं। साइंस उसी भौतिक जगत की परिघटनाओं को जो है रियलिटी में आप देखेंगे यथासंभव जैसा है वैसा ही विस्तृत और गहनता से समझने के लिए किया जाने वाला एक प्रॉपरली एक क्या है, प्रयास है, जिसे इस प्रकार अर्जित ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन
और संशोधन द्वारा नियंत्रण के लिए किया जाता है। या हम इसकी डेफिनेशन के रूप में देखें तो वास्तविक अनुभवों और प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के द्वारा विकसित हुए सुव्यवस्थित जो ज्ञान है वो विज्ञान होता है। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए अब हम समझते हैं ये फिजिक्स क्या है। देखिए यहाँ पर फिजिक्स की बात कर रहा है तो फिजिक्स जो है आप देखेंगे फिजिक्स इज अ बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस। ठीक है, आप देखेंगे जो फिजिक्स है वो एक ग्रीक भाषा से बना है जिसका अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ों से इसका मतलब होता है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स अदर डिसिप्लिन लाइक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आप देखेंगे जो नेचुरल साइंस है वो 3 पार्ट्स में आप डिवाइडेड देखते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों के जिनको जाना जाता है उनकी 3 जो है वो शाखाएं हम कह सकते हैं। एक फिजिक्स होता है, दूसरा केमिस्ट्री, थर्ड क्या होता है बायोलॉजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिक्स कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर, इट्स संस्कृत इक्विवेलेंट इन भौतिकी दैट इज यूज्ड टू रेफर टू द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। आप ये सब चीज़ें होगी, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब हमें क्या समझना है यहाँ पर कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट यहाँ पर देखना है, यानी कि मात्रक और मापन क्या क्या होता है इसको हम समझते हैं मोटे तौर पर कि यहाँ पर ये दोनों चीज़ें क्या हैं। देखिए पहले यूनिट को समझते हैं कि मात्रक क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो मात्रक है वो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए इंटरनेशनल रूप से स्वीकृत मानक को इकाई या मात्रक कहा जाता है, यानी कि उसको यूनिट कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे भौतिक राशियों के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर और उन्हें विभिन्न नाम देकर संबंधित राशियों के मात्रकों का निर्माण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं मात्रक जैसे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ मात्रक यूनिट्स है ना, जिसमें हम देखेंगे कि जैसे हमारा फंडामेंटल यूनिट हो गया, दूसरा हम डिराइव्ड यूनिट देखेंगे यानी कि व्युत्पन्न मात्रक देखेंगे, और पहला क्या होगा हमारा मूल मात्रक होगा। चलिए अब हम इन दोनों को समझते हैं। द यूनिट फॉर द फंडामेंटल और base quantities are called fundamental or base units. This unit, the unit of all other physical quantities, can be expressed as combination of the base unit. For example, meter, kilogram, second, इसमें देखेंगे आप मीटर, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला एंड मोल। आप यहाँ पर क्या है आपकी ये सारे जो है वो आपके फंडामेंटल यूनिट हैं, है ना, यानी कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए आप देखेंगे प्रयुक्त मात्रकों को, प्रयुक्त यूनिट्स को मूल मात्रा कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखेंगे लेंथ, लंबाई का आप देखते हैं कि मात्रक यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। वही टाइम का, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स के तौर पर अब हम देखते हैं ड्राइव यूनिट क्या होते हैं। ड्राइव यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। आप देखेंगे कि वे मात्रक, वे यूनिट जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं और इनमें निगमित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। The unit for all other physical quantities can be expressed as combinations of the base unit. Such units obtained for the derived quantities are called derived unit. For example, units of area, volume, density, speed, power, work, force, energy, acceleration और monuments, ये सब क्या हो गए आपके ड्राइव यूनिट हो गए। जैसे बल का मात्रक, फोर्स का मात्रक यूनिट क्या है, न्यूटन है। वर्क का यूनिट क्या है आपका, जूल है। तो यहाँ पर हमें चीज़ें समझनी है। यदि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप के लिए आप सर से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे उन्हें टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारी सारी वीडियोस फ्री है और फ्री रहेंगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यानी हमारे चैनल को आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है अगर आप चाहते हैं तो उसका हमारा वो भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या है, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 टाइप्स के जो है वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। क्या है, भौतिक राशियाँ जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। अब भौतिक राशियाँ तो 2 प्रकार की होती हैं, पर भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, यानी कि आपको समझना है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो क्या है। जैसे किसी मैटर की सही कंडीशन या उसकी उचित मात्रात्मक स्थिति को या उसकी परिघटना की सटीक एक्सप्लेनेशन के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। और मुख्यतः ये 2 प्रकार की होती है, एक स्केलर क्वांटिटीज, एक वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि एक अदिश राशियाँ, दूसरी सदिश राशियाँ होती हैं। तो पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे यहाँ पर स्केलर क्वांटिटीज, दैट में अदिश राशियाँ। इसमें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें केवल मैग्नीट्यूड की ही आवश्यकता होती है। इट इज स्पेसिफाइड कंप्लीटली बाय अ सिंगल नंबर अलॉन्ग विद द प्रॉपर यूनिट। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली आर नॉट डायरेक्शंस आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि इसमें जो है वो इसमें जो दिशा नहीं होती है, जबकि दूसरे वेक्टर क्वांटिटीज़ में आपको परिमाण की दिशा की भी ज़रूरत होती है। देखेंगे आप इसके उदाहरण के तौर पे एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे क्या हो गया आपका लेंथ हो गया, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम, एरिया, वर्क, डिस्टेंस, मास, स्पीड, टाइम, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेट्रा हो गया। वेक्टर क्वांटिटीज़ यानी कि सदिश राशियाँ क्या हैं, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप देखेंगे दिशा की भी ज़रूरत होती है।
तो बोथ आर इंपॉर्टेंट, बोथ आर कंसिडरेबल, बोथ magnitude and the directions obeys the triangle laws of additional and equivalently the parallelogram law of additional. So a vector is specified by giving a magnitude, while a number is direction. Example: displacement, acceleration, force, momentum. इसके बाद velocity आप देखेंगे linear momentum हो गया, आप देखेंगे angular momentum हो गया, torque and moment of the force etc. यहाँ पर examples हैं. आप देखेंगे कि जो वेरियस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हैं आपके, यानी कि आप इसको समझिएगा, जो मापन की जो विभिन्न प्रणालियां हैं उनको क्या कितनी प्रणालियां हैं देखेंगे. 4 सिस्टम है ये, ठीक है. 4 जो है वो भौतिक राशियों के मापने के लिए 4 प्रणालियां प्रचलित हैं. ये आपके मेंस के एस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. आपसे पूछा जाए हाउ मेनी वेरियस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, प्लीज़ मतलब राइट इन डिटेल, ठीक है. तो आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं. और ये पीटी के एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. आपको यहाँ पर सिस्टम दे दिया जाए और उनकी क्वालिटीज़ के बारे में दे दिया जाए. फॉर एग्जाम्पल जैसे MKS सिस्टम क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम. इस प्रणाली में आप देखते हैं लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यूनिट ऑफ मास इस किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक यहाँ पर सेकंड होता है. और इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्र में देखेंगे दिस सिस्टम इज यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर. इन इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्र में MKS सिस्टम का प्रयोग होता है. ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए. अब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, CGS सिस्टम क्या होता है. इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ यानी कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है. और मीट्रिक प्रणाली और फ्रांसीसी प्रणाली भी इसे कहा जाता है. नाउ लेट्स जंप फुट पाउंड सेकंड सिस्टम क्या होता है. इसमें आप देखेंगे इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, समय का मात्रक इसमें सेकंड होता है. और उपरोक्त जो तीनों प्रणालियों में लंबाई, द्रव्यमान और समय मूलभूत राशियों के रूप में यहाँ पर आपको दिए जाते हैं. ठीक है. इसके बाद इंपॉर्टेंट है SI सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. क्या है सिस्टम, क्या है यहाँ पर कि आजकल आप देखते हैं इंटरनेशनल देखेंगे आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव प्रणाली जो सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है और इन्हें SI लिखा जाता है. यहाँ देखते हैं SI की 10 घातों पर आधारित प्रकृति के कारण इस प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीय रूपांतरण जो है अधिक जो है वो सुगम हो गया, सिंपल और कन्वीनियंट हो गया है. दिस सिस्टम इज मॉडिफाइड एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम द MKS सिस्टम, हेंस इट ऑल्सो कॉल्ड रैशनल MKS मेथड इज प्रेजेंट. दिस system is used. This system includes even 7 fundamental units and 2 supplementary units which are given in following table. अब उस टेबल को देख लेते हैं. 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या है यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए फंडामेंटल यहाँ पर यूनिट्स क्वांटिटीज दी गई हैं, यहाँ पर उनके नेम दिए गए, यहाँ पर उनके सिंबल दिए गए. जैसे लेंथ का नेम क्या है, लेंथ क्या है, मीटर है. यहाँ पर उसका सिंबल क्या है, M है. ठीक है. मास का क्या है नेम, किलोग्राम है और इसका सिंबल क्या है आप देखेंगे कि kg है. क्लियर है. अब मूल मात्रक यहाँ पर जो है ना आपका ये जो नाम है जो फंडामेंटल आप इसकी बात करें ये मूल मात्रक है. ओके. इसके बाद देखते हैं टाइम का मूल मात्रक क्या है, सेकंड है, उसका सिंबल S. इलेक्ट्रिक का एम्पियर है, इसका सिंबल A है. इसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का देखेंगे मोल है, इसका सिंबल मोल है. ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यानी कि आप देखेंगे ज्योति जो तीव्रता है उसका कैंडेला है और CD उसका सिंबल है. अब यहाँ पर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स दिए गए फिजिकल क्वांटिटी में. जैसे प्लेन एंजल जो है समतल कोण उसका रेडियन मूल मात्रक है और रेड इसका प्रतीक है. ठोस कोण का स्टेरेडियन इसका मूल मात्रक है. SR इसका प्रतीक है. मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ की यदि बात की जाए लंबाई के मापन के तो यहाँ पर देखेंगे कि 10 टू द पावर यहाँ पर -3 से लेकर 10 टू द पावर 2 मीटर की लंबाई के लिए मीटर स्केल का प्रयोग किया जाता है. वहीं आप देखेंगे और वर्नियर कैलिपर्स इज यूज फॉर लेंथ टू एन एक्यूरेसी ऑफ 10 टू द पावर -4 मीटर, 10 टू द पावर -5 मीटर तक की लंबाई मापने के लिए एक स्क्रू गेज या एक स्पेरोमीटर का जो है यूज़ किया जाता है. मेजर्स ऑफ द लार्ज डिस्टेंस आप देखेंगे बड़ी दूरियों को मापने के लिए आप देखते हैं जो विधि होती है ऐसी दशाओं को नापने के लिए उन्हें लंबन विधि कहा जाता है. इसको पैरेलैक्स मेथड कहा जाता है मेजर ऑफ लार्ज डिस्टेंस के लिए. मेजरमेंट ऑफ मास आप देखेंगे द्रव्यमान को मापने के लिए क्या होता है, द्रव्यमान पदार्थ का एक आधारभूत गुण होता है. ठीक है. मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. यह पिंड के ताप दाब और उसमें अवस्थिति पर निर्भर नहीं करता. द्रव्यमान का जो SI है मात्रक क्या है, किलोग्राम है. अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो द्वारा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय मानक किलोग्राम आदि के प्रारूप देखेंगे आप विभिन्न देशों की बहुत सी प्रयोगशालाओं में ये उपलब्ध हैं. ठीक है. मेजरमेंट ऑफ टाइम. अब समय का मापन कैसे है, ये घड़ी की आवश्यकता होती है समय के अंतराल को मापने के लिए और हम समय मापन के लिए समय का परमाणु मानक प्रयोग करते हैं जिसमें सीजियम परमाणु के उत्पन्न आवर्त कंपनों पर आधारित होता है. दिस इज अ बेसिस ऑफ द सीजियम क्लॉक समटाइम्स कॉल्ड ऑटोमिक क्लॉक. यूज द नेशनल स्टैंडर्ड्स सच स्टैंडर्ड्स आर अवेलेबल इन मेनी लेबोरेटरीज. ठीक है. आइए देखिए इसमें क्या है. अब देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है आपको. यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर देखिए 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और वायुमंडलीय दबाव की यहाँ पर बात करें नॉन SI यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर इज बार विच इज इक्विवेलेंट टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इट इज डिफाइंड बाय पास्कल एज द SI यूनिट. तो 1 बार इज इक्वल टू
10⁵ पास्कल। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब भौतिक राशियों की यहाँ पर डायमेंशंस क्या है उनको समझते हैं। देखेंगे आपकी किसी भौतिक राशि की जो डायमेंशंस होते हैं वे घात होती हैं, जैसे लिखा है ना, द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर और दैट आर पुट ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स टू एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ द अमाउंट। द फॉर्मूला ऑब्टेन बाय राइटिंग द यूनिट ऑफ अ फिजिकल अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एंड टेम्परेचर एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल amount, such as the dimensional formula of force and the dimensional formula of work. The dimensional formula of work is this is the etc etc. फाइन। अब देखिए यार डायमेंशनल, देखिए कि डायमेंशनल्स क्वांटिटीज़ की बात जो कर रहा है, इसमें यहाँ पर चार्ट पे हम बेसिकली आते हैं। पावर्स ऑफ 10 क्या होते हैं, इसमें 10 के जो विभिन्न घातों के चिन्ह हैं वहाँ पर दिए गए हैं आपको। 10⁻, ये नेगेटिव में है, ये देखेंगे आप पॉजिटिव में। 10⁻⁻1 डेसी, 10⁻⁻2 सेंट्री, 10⁻⁻3 मिली। इसी तरह देखिए 10⁻1 डेका, DA सिंबल है इसका। ठीक है, 10⁻2 हेक्टो है, H सिंबल है। 10⁻3 किलो, K सिंबल है। 10⁻12 टेरा, T सिंबल है। इसी तरह से आपको सारे यहाँ पर चार्ट दिए गए हैं, इन्हें रट लीजिए थोड़ा सा। आइए, मेजर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स, इंपॉर्टेंट और वन लाइनर फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए जैसे अब यहाँ पर सोनार की बात करें, व्हाट इज सोनार, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार? साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग इज यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इन द ओशियन। आप देखेंगे समुद्र के भीतर जो छुपी हुई वस्तुएं होती हैं, पनडुब्बी, आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थर्मो रेसिस्टर, आप देखेंगे थर्मो रेसिस्टर इज अ डिवाइस विच एक्ट्स एन इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। दिस डिवाइस चार्जेस इट्स रेसिस्टेंस विच चार्जर इन टेम्परेचर। थर्मोमीटर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की तरह ही कार्य करता है, और ये उपकरण टेम्परेचर में जो चेंजेस है उसके साथ अपने प्रतिरोध को बदलता रहता है। यहाँ पर रडार क्या है, व्हाट इज रडार, आप देखेंगे यहाँ पर कि रडार क्या है कि स्टैंड फॉर रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंगिंग एंड इंडिकेट बाय द इट्स नेम। इट इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स के लिए रडार का यहाँ पर इस्तेमाल करने की बात की गई है। मैनोमीटर क्या होता है अगर हम देखें तो व्हाट इज मैनोमीटर क्या है, यहाँ पर है कि इट्स अ इंस्ट्रूमेंट दैट यूज अ कॉलम ऑफ लिक्विड टू मेजर प्रेशर, कॉमनली रेफर्ड अ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लक्स मीटर क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ पर इसमें क्या चीज़ डिफरेंट है, टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, while colorimeter is a device used to measure of intensity of color. In physics, sometimes that cause a change in the motion of an object is called force. The modern definition of force was given by the Isaac Newton in Newton's law of motion. Clear है? देखिए लास्ट ईयर क्या, लाइट ईयर is a unit of astronomical distance equivalent to the distance the light travels in 1 year, which is 9.46 into 10⁻15 मीटर. This is very very important fact. इसको याद रखिएगा, पीटी में कई बार इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे गए हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अब हमारा अनदर सब्जेक्ट क्या है, लास्ट नॉट द लीस्ट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देखेंगे, जिसको एक वन लाइनर में हम कह सकते हैं। जैसे आप देखिए कि द वर्ड इन्वायरमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरन विच मीन्स इन सर्कल एंड सराउंड, यानी कि परि और आवरण से मिलकर हमारा पर्यावरण बना है। और परि का मतलब क्या होता है, हमारे आसपास, यानी कि जो हमारे चारों ओर है। और आवरण यानी कि किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, इन सर्कल, यहाँ पर इन्वायरमेंट किसकी बात कर रहा है कि आवरण की क्या होता है, जो हमारे चारों ओर से घेरे हुए है। तो पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों की कुल इकाई है जो किसी जीवधारी और पारितंत्र की आबादी को इफेक्ट करते हैं और उनके रूप और जीवन और जीविता को भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि पर्यावरण में 3 तरह से इसको जो है कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, कल्चरल इन्वायरमेंट हो गया, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आप देखेंगे घोषित ये दिवस जो है वो 15 ये दिवस पर्यावरण के प्रति वैश्विक ग्लोबल आप देखेंगे स्टेज पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति को लाने के लिए इसकी शुरुआत 1972 में, आप देखेंगे 1972 में 5 जून से लेकर 16 जून तक इन वर्ल्ड इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली फ्रॉम 5 जून टू 16 जून। द फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 5 जून 1973। इसीलिए हर साल हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पता होगा आप लोगों को। The biological components of the environmental include everything from the microorganisms to insects, animals, plants, and all the biological activities and processes associated with them. Whereas the inorganic or components of the environment contain inanimate elements and their associated process such as mountains, rocks, river, wind, and climate, and etc. पर्यावरण से जैसे जैविक संगठनों में आप सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, जीव जंतु और ये सब जैविक क्रियाएं आप देखेंगे, प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं।
पर्यावरण और संरक्षण, अगर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट प्रिवेंशन एक्ट 1986 की बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे फिजिकल यानी कि अबॉयटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि भौतिक और जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग। आप देखेंगे कि एवरीथिंग लिव्ड एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और इन्वायरमेंट में आते दैट सराउंड्स एंड और इफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। एग्जाम्पल वायरस टू ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट इन अनदर ऑर्गेनिजम्स। अब इकोलॉजी को देखते हैं। अब पारिस्थितिकी क्या होता है? इकोलॉजी में भी डिफाइन एज अ साइंटिफिक स्टडी टू द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट। तो हम इसकी डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं कि जीवों के पारस्परिक और वातावरण के साथ उनके संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। द टर्म पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1869 में जर्मन के अब जीव वैज्ञानिक जो बायोलॉजिस्ट हैं आप देखते हैं अर्नेस्ट हीकेल ने किया था। और ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकास जिसका अर्थ है घर या लोगोस का जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना। तो पारिस्थितिकी को जीवों के पारस्परिक और वातावरण के साथ उनके रिलेशन के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर हम समझते हैं क्या दिया गया है कि इकोलॉजी इज नॉट ओनली डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट बट ऑल्सो विद द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम, बायोमास एंड बायोस्फीयर एज अ होल। ठीक है, स्टडी ऑफ लेवल्स ऑफ इकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस। आप देखेंगे इसमें क्या है कि पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न कुछ स्टेजेस है उनका जो हमें अध्ययन करना होता है। जैसे देखिए ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी। पॉपुलेशन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन दैट लिव्स इन डिफाइंड एरिया एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। What is community? A group of organisms consisting of a number of different species that live in an area and interact with each other. What is ecosystem? Communities of organisms and their physical environment interacting as an ecological unit. What is habitat and organism? इसको समझिएगा। प्राकृतिक पर्यावास। और अब जीव क्या होता है? What is a habitat? आप देखेंगे what is habitat? Habitat is a physical environment in which an organism lives. भौतिक पर्यावरण वह है जिसमें कोई जीव निवास करता है और प्रत्येक जीव को अपनी उत्तरजीविका के लिए विशिष्ट वस्तुओं की आवश्यकता होती है और यह जीव उस स्थान पर रहता है जहां पर पर्यावरण के द्वारा इन सभी नीड्स को पूरा किया जा सके। जैसे हाथी की पर्यावरण संबंधी आवश्यकता क्या है? एक जंगल में है। हम किसी समुद्र में हाथी के पाए जाने की आशा नहीं कर सकते है ना ही किसी जंगल में व्हेल के पाए जाने की आशा कर सकते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे जो हैबिटेट है उन विभिन्न प्रजातियां जो आपकी यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों को सहारा देता है जिनकी आवश्यकताएं समान हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल एकल समुद्री पर्यावास व्हेल जो है वो दरियाई घोड़ा, सील, पादप, प्लवक ये अन्य प्रकार के जीवों को सहारा प्रदान करता है। वहीं देखते हैं विभिन्न जो प्रजातियां हैं जो एक ही हैबिटेट में रहती हैं और अर्थात उनका एक ही पता होता है। जैसे जंगल हो गया, समुद्र हो गया, नदी हो गई, ये सब क्या है? हैबिटेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर ये सब क्या है? हैबिटेट्स के आपके एग्जाम्पल्स हैं। द फीचर ऑफ द हैबिटेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स नेमली स्पेस, फूड, वाटर, कवर और शेल्टर। ठीक है, आप पृथ्वी पर देखते हैं 4 प्रकार के मुख्य हैबिटेट्स होते हैं। वो कौन कौन से देखेंगे? टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय हो गया, इसके बाद फ्रेश वाटर हो गया, एस्टुराइन हो गया, ओशियन, द ह्यूमन गट इन द हैबिटेट ऑफ द टेप फॉर्म एंड द रोटिंग रोग ऑफ हैबिटेट ऑफ अ फंगस। आप देखेंगे यहाँ पर निकेत और जीव की बात की जाती है। In nature, many species occupy the same habitat, but they perform differently functions. But obviously, एक घर में रहने वाले लोग भी अलग अलग तरह का जो है व्यवहार करते हैं। The functional characteristics of a species in its habits is referred as also niche. ठीक है, in that common habitat of a species is like its address, whereas niche can be thought of at its profession. The term niche means the sum of all the activities and relationship of a species by which it uses the resources in the habitat for its survival and reproduction. ठीक है, किसी प्रजाति का निकेत अद्वितीय होता है जब वह हैबिटेट में अनेक प्रजातियां होती हैं। तो किसी हैबिटेट में 2 प्रजातियों का निकेत समान नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि यदि आप देखेंगे यहाँ पर 2 प्रजातियां होती हैं तो उनका निकेत समान है लेकिन उनमें एक दूसरे के साथ उस समय जो है वो कॉन्ट्राडक्टरी चलती रहती है, जबकि एक प्रजाति जो है वो विस्थापित नहीं हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कीटों की विभिन्न प्रजातियों का एक बहुत बड़ी संख्या एक ही पौधे या पेस्ट के रूप में रह सकती है क्योंकि वे एक ही पौधे के विभिन्न भागों को अपना भोजन प्राप्त करते हैं एक ही पौधे से, इसलिए वो एक साथ रहते हैं। इंपॉर्टेंट 1-लाइनर फैक्ट्स क्या है उस पर नज़र डालते हैं अब हम।
आप देखें इकोलॉजी कंपासेस स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर विच फ्रॉम द वेरियस लेवल ऑफ इकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। समझिएगा कि पारिस्थितिकी में जीवों, समष्टि, समुदाय, पारितंत्र, बायोम और जैव मंडल का अध्ययन सम्मिलित है जो पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तरों की रचना करते हैं। स्पेसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हुज इंडिविजुअल्स मेंबर्स आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग विच ईदर टू प्रोड्यूस और फर्टिलाइज ऑफस्प्रिंग। प्रजाति जो समष्टियों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिनके सदस्य जो हैं वो जननक्षम, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव की बात कर रहा है ना, संतति उत्पन्न करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। अब देखिए एवोल्यूशन इज अ चेंज विच गिव्स राइजेस टू न्यू स्पीसीज, बट ऑब्वियसली विकास ऐसा परिवर्तन है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। और उत्परिवर्तन, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन आर सोर्सेज ऑफ वेरिएशन और डिफरेंसेज इन द जेनेटिक मेकअप और जीन पूल ऑफ अ स्पीसीज। नेचुरल सिलेक्शन इज द मैकेनिज्म प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड आप देखेंगे वेलिस। आप देखेंगे यहाँ पर जो डार्विन है और वालेस ने ये प्रस्तुत किया था प्रकृतिकरणवाद को, कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उन विविधताओं का चयन होता है जिनके कारण उन जीनों का अधिक जनन होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, जो जीवों को वातावरण के प्रति जो है कंफर्टेबल या अनुकूल बनाने में सहायक होते हैं। एवोल्यूशन लीड्स अ स्पेसिफिकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज। आइसोलेशन इज द फैक्टर विच सपोर्ट्स स्पेसिमेन। आइसोलेशन इज ऑफ टू मेजर टाइप्स, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, कई प्रजातियां हमेशा के लिए कुछ लुप्त हो जाती हैं। इन प्रजातियों में देखेंगे एक भी सदस्य अब उपस्थित नहीं है, इसलिए इन्हें लुप्त प्राय कह दिया गया है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो इन प्रजातियों का जो लुप्त हो चुकी हैं उस और जीवाश्म के रूप में हमारी जो न्यू अब स्पेसीज है उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। और विलोपन विनाशकारी किस कारण से होता है? कुछ नेचुरल फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी होता है। तो सो मैनी कॉजेज ऑफ द जो है वो विलोपन के कारण कई सारे हो सकते हैं ना, उनके गायब होने के कारण बहुत हो सकते हैं, जैसे जंगलों का निरंतर काटा जाना। ठीक है, इस प्रकार से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए नए जो वहाँ पर आवास भवनों का निर्माण करना और अपना शिकार के थ्रू भी बहुत से लोग देखते हैं। कुछ होता है कि उनके कुछ बॉडी पार्ट्स का सेल करना। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं जैसे हाथी दांत का जो काफ़ी ज़्यादा इलीगल है, इसको अब बैन कर दिया गया है। हाथी दांत हो गए, इन सब चीज़ों का जैसे ज्वेलरी बनाना है। फॉर सो मैनी एग्जाम्पल्स आई हैव इन माई माइंड राइट नाउ, बट आई कैन टेल यू ऑल द एग्जाम्पल्स हियर बिकॉज वी हैव नो लॉट्स ऑफ टाइम टू इंट्रोड्यूस एवरीथिंग। तो यहाँ पर क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द सक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सक्सेशन ऑक्योर्स इन द एरिया वेयर देयर इज नो प्रीवियस कम्युनिटी सेकेंडरी सक्सेशन फॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग नेचुरल वेजिटेशन और बायोटेक इंट्रैक्शन। आप देखते हैं कि जैविक अन्योन क्रिया वह अन्योन क्रिया होती है जो एक प्रजाति के सदस्यों के बीच विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों के बीच होती है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं जैसे कंपटीशन हो गया, प्रिडेशन हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, म्यूचुअलिज्म हो गया, सिम्बोसिस हो गया, इसके बाद कॉमेंसेलिज्म हो गया और न्यूट्रलिज्म हो गया। ठीक है, परिजीविता, सहजीविता, सहभागिता, उदासीनता, एक्सेट्रा सो मेनी थिंग्स। ठीक है, तो अब आपने क्या पढ़ा देखिए पूरी वीडियो में। पहले हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, पॉलिटी का थोड़ा उसका हिस्ट्री का पार्ट देखा, इसके बाद हमने फिजिक्स को देखा एंड देन हमने अभी क्या देखा यहाँ पर, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के कुछ हिस्से को यहाँ पर हमने कवर किया है। तो अब क्या होगा, मॉड्यूल 3 में हम जब आएंगे तो उसका पहले हिंदी मीडियम मिलेगा, फिर आपको इसका इंग्लिश मीडियम मिलेगा। तो उसके लिए आप रेडी रहिए, अपने आप को तैयारी को मजबूत करते रहिए। दिन प्रतिदिन हर दिन आपके लिए जो है एक मौका है, एक चांस है, उसको गवाइए नहीं, उसको बर्बाद मत करिए और अच्छे से अच्छे अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिए। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए ताकि ना केवल आपको BEO के जो प्रिपरेशन से संबंधित जो टॉपिक हैं वो मिलते रहे, मैटर्स मिलते रहे, बल्कि आप देखिए सो मैनी एग्जाम्स हम जो है वो कवर करते हैं अपने चैनल पर, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं और नहीं बल्कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एज अ सिंगल पॉइंट हम कह सकते हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस अवेलेबल कराता है। तो इफ यू डोंट वांट टू परचेज एनीथिंग एल्स देन यू कैन वॉच एटलीस्ट फ्री वीडियोस हियर। सो ऑफ कोर्स यू आर मोस्ट वेलकम। और इसी तरह निरंतर बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। कल फिर मिलते हैं, चलिए गुड बाय।